नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं और 23 नवंबर को जो उसका परिणाम है वो आने वाला है। लेकिन परिणाम आने से पहले जो वोटर है, जो मतदाता है, वो कहीं ना कहीं ये जानना चाहते हैं कि कौन सी पार्टी जो है वो बहुमत की ओर जाएगी। ये लगभग हर वो इंसान जिसने वोट किया है वो जानना चाहता है। इसी पर आज चर्चा करने के लिए मेरे साथ है डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा, जो अर्थ प्रकाश के चीफ रिपोर्टर हैं। इसके अलावा वो राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं। पिछले दिनों उन्होंने महाराष्ट्र में चुनाव के दौरान पूरा लोगों के साथ जाकर जमीनी स्तर पर काम किया और उन्होंने लोगों की राय को जाना। आज उन्हीं से चर्चा करते हैं कि जो एग्जिट पोल है वो किस पार्टी की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं, कौन सी पार्टी इस बार बहुमत जो है वो ले सकती है। आइए चर्चा करते हैं डॉक्टर साहब के साथ। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार जी। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, पूरे विधानसभा चुनाव जो हुए हैं उसके दौरान आप महाराष्ट्र में रहे हैं, जमीनी स्तर पर आपने काम किया है, आप लोगों से मिले हैं और लोगों की राय को समझते हैं। हमारे दर्शक बेताब हैं जानने के लिए कि एग्जिट पोल जो है वो किस ओर जा सकते हैं, कौन सी पार्टी बहुमत की ओर जा सकती है। देखिए, महाराष्ट्र के जो चुनाव हैं बिल्कुल डिफरेंट हैं। आपको बता दूं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी, वहां के रीजन की दृष्टि से भी महाराष्ट्र को आप ये नहीं कह सकते कि एक पार्टी की वेव है, क्योंकि वहां पर 6 रीजन है, 6 रीजनों की अलग अलग संस्कृति, अलग अलग वहां के कल्चर्स हैं जी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में टोटल जनसंख्या 13 करोड़ है और उसके अंदर 9 करोड़ जो है वोटर हैं। उसमें 5 करोड़ जो वोटर हैं वो है मेल और 4.67 करोड़ जो है वो है फीमेल वोटर। जो अच्छे से आप होमवर्क किया उन चीजों पे। उसके बाद जो 79% वोटिंग है हिंदूज की है, 11% वोट है वो है मुस्लिम की है और उसके अलावा अदर्स में आ जाते हैं जो कास्ट, जैन्स भी हैं, बुद्धिस्ट हैं, महाराष्ट्र पारसी हैं, आपको जैसे सबको पता है। और जो महाराष्ट्र का जो चुनाव था ये वाला, इस चुनाव में आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जो वोटिंग परसेंटेज है, अगर हम लोग अपने विधानसभा के 2019 के हिसाब से देखें तो वोटिंग परसेंटेज इंक्रीज हुई है। 2019 में 61.44% थी और जो इस बार जो वोटिंग है 65.11 है, यानी वोटिंग का इजाफा हुआ है, प्रतिशत बढ़ा है कहीं ना कहीं। और जो महाराष्ट्र में वोट प्रतिशत इस बार बढ़ा है और उसी तरह से 1995 में भी वोट प्रतिशत बढ़ा था, तब 70% हो गए थे और उस समय अपने मनोहर जोशी जी मुख्यमंत्री बने थे। तो ये बीजेपी ये सोचती है कि ये वोट परसेंट जो बढ़ा है उसके फेवर में आ रहा है, कहीं ना कहीं फेवर में आ रहा है। जैसे हम आगे बात करेंगे कि किस तरीके से 2019 में क्या परिस्थितियां थी, इस बार परिस्थितियां अलग है। 2019 में शिवसेना यूनाइटेड थी, एनसीपी यूनाइटेड थी, लेकिन अब ये परिस्थितियां अलग है। जो 2019 के चुनाव थे उसमें बीजेपी को पड़ी थी 26.1% और उसके बाद एनसीपी लेकर गया था 16.9 और उसके बाद जो शिवसेना थी जो उसको मिली 16.6 और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस 16.1 थी और जो वीएचपी अदर्स थे वो थे 4.6% वोटिंग थी। लेकिन ये जो वोटिंग इस वक्त है उस समय की स्थिति, इस स्थिति में फर्क है, बहुत फर्क है। और हम इसके बाद हम बात करेंगे जो ये अब जो इलेक्शन हुए लोकसभा के जी, लोकसभा में जो वोटिंग परसेंटेज थी इसकी, तब आ गई थी महाविकास अघाड़ी और महायुति बन गए, बिल्कुल बन गए। और ये भी क्लियर कर जाता हूं, महायुति के अंदर ये जो भारतीय जनता पार्टी है, उसके बाद शिवसेना शिंदे ग्रुप आ गया और एनसीपी है अजीत पवार का आ गया और राज ठाकरे एनडीए की जो सपोर्टर्स पार्टियां वो आ गई। तो दूसरी तरफ है वो है महाविकास अघाड़ी, उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस है जी, शरद पवार जी की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, ठीक है, और ये उनका समावेश है। और AIMM जो ओबीसी है वो भी यहाँ पर कैंडिडेट्स उन्होंने खड़ाए हैं, जहां पर जिस रीजन में मुस्लिम वोट इफेक्ट करते हैं। बिल्कुल। अब उसके बाद हम बात करें लोकसभा के चुनाव में। लोकसभा के चुनाव में महाविकास अघाड़ी को जो वोट पड़ी थी वो थी 43% और जो पड़ी थी महायुति को वो 42% थी, 41 से 42% थी वोट, अंदाजा इतना था। लेकिन जो अब ये वोट जो 3% इजाफा हुआ है, इसके ऊपर डिपेंड है कि ये वोट किधर को जा रही है। इसी को देखते हुए अगर मैं आपको बताता हूं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये महायुति
और महाविकास आघाड़ी का आमने सामने का मुकाबला है। बिल्कुल ठीक है। अगर हम बताता हूं मैं आपको, अगर हमने जो इस बार जो वोट है, जो आंकड़े हमने जो महाराष्ट्र से जो हमारे रिपोर्टर हैं, जैसे मैं गया था महाराष्ट्र के, देखो 2 तरह का एग्जिट पोल होता है। एक होता है कि बैठकर डिसाइड करना, एक होता है जनता के बीच में, एक होता है वहां पर जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने बताया जो महायुति को जो वोट पड़ी है इस वक्त, वो पड़ी है 40%, 41 से 42% तक है, 43 भी हो सकती है। जो अगाड़ी को पड़ी है वो 37 से 40% तक पड़ी, बाकी अदर्स को वोट गई है कि अदर्स भी यहां पर जीत कर आएंगे इस बार। अब अगर आपने महाराष्ट्र को समझना है, भौगोलिक स्थिति से पहले समझना पड़ेगा दर्शकों को कि महाराष्ट्र क्या चीज है। जो मैंने आपको कहा कि वहां की परिस्थितियां और स्टेटों से अलग, हमेशा पिछली बार आपको मैंने कहा था कि वहां की स्थिति बिल्कुल डिफरेंट है जी। तो अगर हम महाराष्ट्र को देखें, महाराष्ट्र एक ऐसा प्रांत है जिसको महाराष्ट्र कहते हैं। महाराष्ट्र, अगर महा कहते हैं, महा कहने का मतलब है क्योंकि छत्रपति शिवाजी की धरती है, मराठाओं की धरती है, और जो बॉम्बे है, इसमें बॉम्बे हिंदुस्तान की आर्थिक राजधानी है, आपको पता है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे नॉर्थ से तो बहुत अच्छा रिलेशन है, जितने एक्टर बनने गए बॉम्बे गए हैं। तो अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि महाराष्ट्र को 6 रीजन में बांटा जाता है। तो वो जो 6 रीजन है, एक है खानदेश, एक है विदर्भ के बाद आप आगे आ जाइए पश्चिम महाराष्ट्र, फिर आता मराठवाड़ा, कोंकण, फिर मुंबई और ठाणे। अब इसकी मैं बताता हूं, जो विदर्भ है, पहले हम खानदेश की बात करेंगे। खानदेश है जो अपर लेवल पर है महाराष्ट्र के, ये गुजरात और मध्य प्रदेश के साथ वाला लगता है एरिया, और इस एरिया के अंदर मैक्सिमम आदिवासी लोग हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं इस एरिया में। इसमें जलगांव आता है, खंडवा आता है, बुरहानपुर आते हैं। ये एरिया थोड़ा सा गुजरात कल्चर और मध्य प्रदेश के साथ वाला घने जंगल है, आदिवासी लोग हैं, ओबीसी वोट्स का यहाँ पर बहुत बड़ा फैक्ट है। अब हम बात करेंगे जो विदर्भ है। विदर्भ यानी बीजेपी की लाइफ लाइन कह सकते हैं इसको, विदर्भ को। वो इसलिए कह सकते हैं क्योंकि विदर्भ के अंदर ही आता है अकोला, मैं बता रहा हूं, वर्धा आता है, नागपुर आता है, अमरावती आता है, और अदर स्टेट आते हैं, जिले आते हैं महाराष्ट्र के। और विदर्भ की बात, विदर्भ में आपने देखा होगा मैक्सिमम काफी कुछ दिनों से, पिछले सालों से किसान आत्महत्या कर रहे हैं जी। यानी वो जो एरिया है ना, वो उसका खानदेश से इससे डिफरेंट है। वहां पर मुस्लिम भी हैं और कास्ट भी के लोग हैं। और सबसे बड़ी बात है, विदर्भ के अंदर ही नागपुर आता है। विदर्भ में देवेंद्र फडणवीस है, नितिन गडकरी जी, आपको पता ही कितना बड़ा होल्ड है उनका जी। बिल्कुल जगह पर बड़े। हाँ, मैंने कहा कि बीजेपी की लाइफ लाइन है, इसलिए कह रहा हूं, आपको बताऊंगा अभी। तो नितिन गडकरी जी का होल्ड है वहां पर, बहुत अच्छा होल्ड है नितिन गडकरी जी का, आपको पता ही है, पूरे हिंदुस्तान में भी बहुत अच्छा होल्ड है। लेकिन उस एरिया में, क्योंकि अपना होम डिस्ट्रिक्ट आता है, देवेंद्र फडणवीस है, जो चंद्रकांत सिंह है बीजेपी अध्यक्ष हैं, वो भी वहां से खड़ते हैं इलेक्शन, और नागपुर। यानी विदर्भ को हम कैसे, विदर्भ जो खानदेश रीजन है, ये काफी हद तक बीजेपी को, महायुति को सीटें निकलेंगी। और उसके अलावा जो यहाँ पर मैक्सिमम सीट भी बीजेपी को दिया, क्योंकि जो गठबंधन होता है ना, जैसे महायुति का, महाविकास आघाड़ी का, इन्होंने जो गठबंधन की है, गठबंधन की सीटें डिस्ट्रीब्यूट की हैं 6 रीजन की जनसंख्या के हिसाब से, उनकी परिस्थितियों के हिसाब से दी है। बिल्कुल देखना पड़ता है कि कहाँ पे जो है किस पार्टी का ज्यादा होल्ड है, डेफिनेटली किस तरह के वहां पे परिस्थितियां हैं, उसी हिसाब से जो है वोट्स बढ़ सकते हैं, उसी हिसाब से जो पार्टी है वो। तो विदर्भ को भी पहले जो विदर्भ था, ये अपने कांग्रेस का होल्ड होता था, लेकिन अब काफी हद तक बीजेपी नागपुर होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्शन की मैनेजमेंट डिफरेंट होगी। अब उसके बाद आता है पश्चिम महाराष्ट्र जी। पश्चिमी महाराष्ट्र में सोलापुर है, कोल्हापुर है। आपने देखा कोल्हापुर में सबसे ज्यादा मैक्सिमम वोट पड़ी है जी, रिसेंटली काफी सबसे मैक्सिमम वोट पड़ी है। और उसके बाद आता है कोल्हापुर, होता है सोलापुर है, नांदेड़ है। अब हम बात करेंगे पश्चिमी महाराष्ट्र। पश्चिमी महाराष्ट्र जो है, इसके अंदर आते हैं 7 जिले आते हैं, कोल्हापुर, सोलापुर, सांगली, सतारा, पुणे, नासिक, ये एरिया है। और पश्चिमी जो महाराष्ट्र है, वो जमीन बहुत उपजाऊ है वहां पर, और मैक्सिमम जो चीनी की इंडस्ट्रीज हैं उस जगह पर है। और पश्चिमी जो महाराष्ट्र है, इसके अंदर आपने देखा कोल्हापुर में वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा गई है। इसकी परिस्थितियां बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर शरद पवार जी का एरिया है। अब शरद पवार का एरिया, यहाँ पर एनसीपी अजीत पवार भी है, और इसी जगह से आपको पता, पुणे से, बारामती से अजीत पवार जी खड़े हैं जी। बिल्कुल, जो सेंसिटिव सीट है, और उनके ऑपोजिट उनके भतीजे खड़े जोगिंदर पवार। ये बहुत बड़ी एक
सेंसिटिव सीट है। इस समय पवार एरिया का यहाँ पर होल्ड है। इस एरिया में यहाँ पर जो है एक कुर्मी जाति के लोग हैं, आदिवासी मुस्लिम है, सब इस तरह के लोग हैं। ये एरिया भी हम कह सकते हैं मुकाबला यहाँ पर बराबर का होगा। उसके बाद आता है जो मेन एरिया आता है मराठवाड़ा। मराठवाड़ा के अंदर आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि मराठवाड़ा जो है ये इसके अंदर छत्रपति संभाजी नगर आता है और जालना, बीड, धाराशिव, नांदेड़, लातूर, हिंगोली, ये एरिया मराठवाड़ा। अब यहां पर इस एरिया में मुस्लिम ज्यादा है क्योंकि छत्रपति संभाजी नगर को औरंगाबाद भी कहते हैं। इस एरिया में आएंगे AIMM, ओबीसी फैक्टर, जो आपको अगर बटेंगे कटेंगे जो नारे हैं वो ये दो पश्चिमी महाराष्ट्र और यहां पर है, पश्चिमी महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में, हाँ इधर इफेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक बहुत ज्यादा है। यहाँ पर पता चलेगा कि आगे की स्थिति क्या होगी। उसके बाद इस आता है कोंकण। कोंकण है जो कोंकण एरिया है। कोंकण एरिया के अंदर जो एरिया आते हैं ये आता है जो अपने जो तट है ना, समुद्री तट, उसके साथ चलता है ये एरिया जी कोंकण का। यहाँ पर कुर्मी जो है वोट बैंक बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत ज्यादा वोट उधर है, ओबीसी वोट बहुत ज्यादा है। और इसके अंदर आता है रत्नागिरी, सिंहदुर्ग, अच्छा रायगढ़, मुंबई के कुछ मुंबई जिले आते हैं और ठाणे जिले के कुछ एरिया आते हैं। और ये काफी खास समुद्र तट के साथ है और ये एरिया काफी इफेक्ट करता है कोंकण का एरिया। तो उसके बाद हम बात करेंगे मुंबई और ठाणे। मुंबई ठाणे में मुंबई के अंदर 36 सीट है MLA की। और ये जो कोंकण का एरिया है, एक बात कहना चाहूंगा, कोंकण का एरिया शिवसेना का गढ़ रहा है जी, क्योंकि वहां पर रायगढ़ है जहां पर शिवाजी का जन्म हुआ, बीजापुर रायगढ़ में। तो वो शिवसेना का फैक्ट है उधर बीजेपी और शिवसेना जो है। अब देखना शिवसेना को वहां के लोग शिंदे की शिवसेना मानते हैं कि उद्धव ठाकरे शिवसेना मानते हैं, क्योंकि वहां भी शिवसेना। मेरा ये सवाल होने वाला था, डिवाइड हर सारी जगह पर कंफ्यूजन है, उस इलेक्शन कंफ्यूजन है जी। तो ये एरिया वो आते हैं। तो उसके बाद आप आगे चले जाओगे तो आता है जो 6th डिवीजन है बॉम्बे और ठाणे। बॉम्बे ठाणे जो एरिया है, ठाणे से एकनाथ शिंदे जी खड़े हैं जो ठाणे से, हाँ। तो ये एरिया भी यहाँ यानी इसके एरिया के अंदर आप कह लो बॉम्बे की सीट्स आती हैं, उसमें पढ़े लिखे लोग हो गए, जैसे यानी पढ़े लिखे कहने का मतलब पढ़े लिखे की तो सारी जगह यहाँ पर महाराष्ट्र में काफी अच्छी साक्षरता दर है। लेकिन इस एरिया में जो बिजनेसमैन हो गए, इंडस्ट्रीज होगी, माया नगरी होगी, यहाँ का वोट बैंक इफेक्ट करता है। यहाँ पे बॉम्बे में भी, बॉम्बे ठाणे रीजन में भी शिवसेना बीजेपी का अच्छा होल्ड है जी। ये महाराष्ट्र की जो भौगोलिक स्थिति है। और जो टिकटों का जो बंटवारा इस तरह से होता है, बताता हूँ कि पिछली बार जो अपना वोट बैंक था 1995 में 70% हो गया था, इस बार 65.11% है। अब ये लोग ये देख रहे हैं जो 3% वोट है जो बड़ा है लोकसभा के। आप एक चीज और देखना, महाराष्ट्र के जो चुनाव है उसमें लोकसभा की जो थी ना लोगों में उत्साह उससे ज्यादा है विधानसभा में। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो अपने क्षेत्र के चुनाव होते हैं, उसमें अपने क्षेत्र से जो उनके विधायक होते हैं, बिल्कुल जोश तो लोगों में ज्यादा हो गई होगा उस चीज को लेकर। अब बात ये है कि कुछ चीजें वहां के लोकल मुद्दे हैं, वो मुद्दों को लोग कैसे देखते हैं। अब आपको बताता हूँ जो मेन जिसके लिए सभी यहाँ पर बैठे हैं जी कि भी महाराष्ट्र की प्रेजेंटेशन क्या है। मैं आपको आज अर्थ प्रकाश के प्लेटफॉर्म से जो एग्जिट पोल, जो हमारा अनुमान है, जो हम वहां पर गए, ये जो आंकड़े हैं ये महाराष्ट्र के लोगों के आए हैं मुझे जी। उन्होंने बताए हैं कि जो मैंने बोले हैं, किसी हमने बैठकर वहां पर नहीं किया स्टडी, जैसे इंटरनेट से कहते वैसे नहीं किया हमने, वहां के आंकड़े लोगों के आए हैं। तो उसके हिसाब से मैं आपको बता देता हूं कि 160 सीट महायुति लेकर आ रही है, एनडीए के घटक दल जो है, हाँ महायुति है, ये 160 सीटें ये लेकर आएंगी। जहां पे मोस्ट यहाँ पे 145 में 140 मेजोरिटी है, लेकिन मेजोरिटी से पार करेंगे। वो इसलिए कह रहे हैं कि जो 3% वोट है वो किधर गई है, और 3% वोट का कारण था तो क्यों गई है, क्यों चांसेस है कि बीजेपी के, क्योंकि सेंटर में भारतीय जनता पार्टी सरकार है। तो इसलिए, क्योंकि आप ये देखना कि मैनेजमेंट किस तरीके से गया, लेकिन जो मौजूदा स्थिति है 288 सीटों में से महायुति है जो, जिसमें बीजेपी, शिवसेना, शिंदे ग्रुप, राज ठाकरे ये हैं, ये पूर्ण रूप से सरकार बनाते दिखाई दे रहे हैं। ये पूरे तथ्यों के साथ आपको महायुति कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि महायुति जो है वो पूर्ण बहुमत के साथ महाराष्ट्र पर एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होती हुई नजर आ रही है। जो स्थिति है देखो,
एक कहते हैं स्थितियां काबिज होती है, लेकिन कैसे काबिज हो रही है? अगर हम पिछला रिकॉर्ड देखें हिमाचल का, महाराष्ट्र का, तो जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो रूलिंग पार्टी को फायदा होता है। और जो 3% वोट बढ़ी है, वो 3% वोट है, आप देखना महायुति महाअघाड़ी में 10-15 सीटों का ही फर्क है, बिल्कुल ज्यादा फर्क। वो 10-15 सीटें 3% जो वोट बढ़ी है उस पर डिपेंड करती हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि महायुति के आने के चांसेस ज्यादा है महाराष्ट्र के अंदर। डॉक्टर साहब, आप ये कह रहे हैं कि इस बार जो महायुति है वो एक बार फिर से बहुमत लेकर सत्ता पर काबिज हो सकती है, लेकिन दूसरी ओर पिछले दिनों संजय राउत ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा कि ये जो एग्जिट पोल है ये सब ढकोसला है। हमने एग्जिट पोल देखे हैं। अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा लगा रही थी, एग्जिट पोल 400 पार दिखा रहा था, क्या हुआ? हरियाणा के एग्जिट पोल देखे हैं, कांग्रेस पार्टी 60+ सीटों पर जीतने हम तो ये कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। मैं संजय राउत की बात कर रहा हूं, मैं संजय राउत की राउत की बात की है, लेकिन वो महाराष्ट्र के बाद जब आगे हरियाणा की तरफ आ गए ना, नहीं, मैं आपको बताता हूँ। ये ही बात लोकसभा के चुनाव में मैंने इसी चैनल से कही थी कि 400 सीट नहीं आएगी, बीजेपी की सरकार बनाएगी। वो हुआ। हरियाणा के चुनाव में जब हम यहाँ पर बैठे थे जी, जो डिस्कशन की थी, उस समय जब सारे कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार आएगी, मैंने एक बात कही थी और बताया भी था कि क्यों नहीं आएगी। तब भी मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। देखिए, एग्जिट पोल एक होता है, मैं हमेशा कहता हूं एग्जिट पोल, बंदा कहता है वोटिंग जैसे लोग बाहर आते हैं उसके साथ पूछते हैं, लेकिन एक एग्जिट पोल वो होता है, एग्जिट पोल की भी श्रेणियां होती हैं जिसको हम कहते हैं। जैसे एग्जिट पोल है, अगर हम कहते हैं कि ये सरकार, एग्जिट पोल पर रिजल्ट भी नहीं होता, ये अनुभव है हमारे जो हम जनता के बीच में रहते हैं, लेकिन एक एग्जिट पोल जो होता है ना, आप कहते हो एक कैसे आएगी, हमने यहां पर बताया महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति बताई, एक एक आंकड़े बताए, उसको देखते हुए हम बता रहे हैं कि अगर आएंगी तो इस स्थिति के अंदर आ सकती हैं। अगर हमने बताना कि 155-160 सीट आ रही हैं, मान लो, तो हमें दर्शकों को बताना पड़ेगा कि हम किस बिहाफ पर कह रहे हैं, क्या सबूत है आपके, क्योंकि दर्शक भी आज का सब देख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे दर्शकों को एक बार जरूर बताएं कि आप अगर बात करें कि महायुति जो है वो पूर्ण बहुमत के साथ आ सकती है, तो उसके पीछे के कारण जरूर बताएं। कारण मैंने सारे आपको बता दिए, फिर भी दर्शकों को बता देता हूं जी। 3% वोट है जो इजाफा हुआ है, वो कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ जाता होगा। और अच्छा, एक बात और बताऊंगा दर्शकों को, आप बताऊंगा कि मैंने 160 सीट क्रॉस नहीं करेगी। अच्छा, आप भी यहां, मैं भी हूं। अब दर्शक यही ना कहेंगे मैंने पहले रिजल्ट निकाल दिया। डॉक्टर साहब, आपने एग्जिट पोल का तो बता दिया कि कहीं ना कहीं जो एग्जिट पोल है महायुति की फेवर में जाते हुए नजर आ रहे हैं और सत्तारूढ़ पार्टी जो है सत्ता पर काबिज होती हुई नजर आ रही है। लेकिन हमारे दर्शकों में बट ऑब्वियस बात है, मुझे भी ये क्यूरियोसिटी है कि आप इतनी जो पुख्ता, आप कैसे कह सकते हैं चीजें, इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं कि महायुति जो है वो जो है बहुमत ले जा सकती है? देखिए राजेंद्र जी, आपने आंकड़ों के साथ में समझ गए होंगे जी। अब मैं आपको परिस्थितियों के साथ से बताता हूं। मैं परिस्थितियों को लेकर ही बात कर रहा था, क्योंकि इस बार जो परिस्थितियां थोड़ी सी डिफरेंट होती हुई नजर आ रही हैं। कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम का मुद्दा जो है वो भी इस बार चुनाव में बहुत ज्यादा हावी होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आंकड़ों के हिसाब से आप समझ गए होंगे जी, आपको भी डाउट नहीं रहा और दर्शकों को भी डाउट नहीं रहा होगा। अब परिस्थिति है जो परिस्थिति पहले मैंने बताई थी, आपको बताई थी ना जी 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 जी। अब जो हिंदू मुसलमान वाली बात है वो पश्चिमी महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में, जहां पे संभाजी नगर और औरंगाबाद है। अब मैंने आपको कहा कि 3% जो वोट है वो तो पूरे महाराष्ट्र से है बात जी। अब जो इस कहानी के अंदर मैं ये वो चीज बताऊंगा कि जो दुनिया, मैं अगर कह रहा हूं किस तथ्यों के बिहार पर कह रहा हूं, अब आपको बताऊं, मैं आपको क्लियर हो जाएगा। AIMM खड़ रहा है ओबीसी के, बिल्कुल, कि 16 विधानसभा से खड़े, आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली जी। तो ये जो बीजेपी को वो करेगा ऑक्सीजन का काम। अच्छा, तो कैसे? पश्चिमी महाराष्ट्र और मराठवाड़ा, थोड़ा एक्सप्लेन करें। चाहता हूँ, मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र में मुस्लिम वोट बैंक ज्यादा है। बेशक की जो मुस्लिम वोट दूसरी तरफ जाना था वो AIMM ले जाएगा, तो वहां पर बीजेपी काफी हद तक
जो डाउन थी वहां से डाउन निकल गई। और मराठवाड़ा की बात करो, मराठवाड़ा जो है वो पंकजा मुंडे है वहां पर। हाँ, वही पंकजा मुंडे जो हमने डिस्कशन किया था। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने विरोध किया था पटके कटेंगे, बिल्कुल बात आ गई याद। अशोक चौहान जी उन्होंने पहले कह दिया था कि हमारे लोग हैं वहां पर खड़े हैं। अजीत पवार के नसीम देखा बानो खड़ी है वहां से। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि उनके जो बयान अपनी ही पार्टी के बयान को काटना, वही राजनीति काम करेंगे वहां के। देखिए ऐसे है, जो महाराष्ट्र की परिस्थितियां अलग अलग है। अगर जहां पर एनसीपी स्ट्रॉन्ग है, कुछ जगह बीजेपी स्ट्रॉन्ग है, कुछ जगह शिवसेना स्ट्रॉन्ग है, हम इकट्ठा नहीं सबको कर सकते। अगर महाराष्ट्र की पिक्चर आपने करनी है तो आपको सब अलग अलग जगह को आंकड़े इकट्ठे करके पिक्चर बनानी पड़ेगी। वो जगह की हम 6 जो रीजन है उनकी इकट्ठे करके जो पिक्चर बना रहे हैं उसमें ये लग रहा है कि महायुति 160 तक पहुंचेगी। 3% जो वोटिंग है वो मोस्ट मुझे भी लगता है, देखिए हमारे अनुमान है कि ये महायुति के पक्ष में होगा। और जो मुस्लिम वोट है वो जो पश्चिमी महाराष्ट्र है, आपको बताता हूं, पंकजा मुंडे के फादर गोपीनाथ मुंडे। अब आपने जो बात कही थी कि कैसे आएगी, मराठवाड़ा पश्चिमी महाराष्ट्र है जो वहां पर मुस्लिम एरिया, आपको हमने बता दिया था। एएमएम तो सारा कन्फर्म हो गया, आपको क्लियर हो गया बात। जी। अब जो मराठवाड़ा है उसके अंदर पंकजा मुंडे के फादर स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे जी की एक वो कर्मस्थली रहा है। जी बिल्कुल, उन्होंने बहुत संघर्ष करके वहां पे पार्टी को स्टैंड किया। और जो मराठवाड़ा वहां पे बंजारा जाति भी है, बंजारा जाति बहुत है, और ये बंजारा जाति से रिप्रेजेंट करते हैं, और ओबीसी का मेन चेहरा है। और आपको बताता हूं, कुछ एरिया में आपने देखा नायब सैनी जी को भेजा वहां पर, ओबीसी के कारण भेजा, अंडर प्लानिंग भेजा कि महाराष्ट्र में जाएंगे, हम कहेंगे ओबीसी चीफ मिनिस्टर बनाया हमने कि ओबीसी वोट बैंक में से न लगे महाविकास अघाड़ी की, तो सुरक्षित रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके बाद सबसे अहम बात हो जाती है, कुछ बड़ी सेंसिटिव सीटें रही हैं। जैसे मैं बात करूंगा एकनाथ मुंडे की बात करता हूं, वो मुख्यमंत्री रहे हैं। एकनाथ शिंदे सॉरी, माफी चाहता हूं दर्शकों को से कि एकनाथ शिंदे जो है हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनकी जो सीट है वो किस तरफ जा सकती है? हाँ, जो एकनाथ शिंदे की सीट है पुणे से है, पुणे जिले से खड़े हैं वो, तो उनके जो बराबर खड़े हैं वो दिग्गज जी हैं, वो भी शिवसेना के बहुत तगड़े लीडर थे। तो यानी ये मुकाबला अब यहाँ पे टफ है, और आदित्य ठाकरे का मुकाबला टफ है। जी मैं आपको बता दूंगा। हाँ, ये कुछ सीटें, लेकिन जो अजीत पवार वाला जो सीट है वो भी कहीं ना कहीं फंसी हुई सीट है। ऐसे है ना, उसके भतीजे मैं चाहूंगा, हाँ बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को ये जो कुछ सेंसिटिव सीटें हैं इनके बारे में जरूर बताएं कि ये सीटें जो है एक किस तरफ जा सकती हैं और रुझान किस तरफ हो सकता है इनका। देखिए शिंदे जो सीट निकाल लेंगे जी, क्योंकि उसका कारण है कि जो वो एरिया है वो काफी हद तक शिवसेना के साथ है। सीएम कैंडिडेट जो हारते बहुत कम है। शिंदे निकाल लेगा, फडणवीस भी निकाल लेगा। मेन प्रॉब्लम है जो ये है अजीत पवार की, योगेंद्र पवार की, क्योंकि जब परिवार खड़ जाता है ना तो वहां पर मुकाबला ऑटोमेटिकली टफ हो जाता है। देखिए कितने अच्छे समीकरण बने, वो अपने चाचा के खिलाफ और वो आगे उनका भतीजा उनके खिलाफ। हाँ। उसी तरह के समीकरण, तो राजनीति, हाँ राजनीति इसी को कहते हैं, इतिहास दोहराता है अपने आप को इस तरह से। महायुति 160 सीट तक लेकर जाएगी जी, जा सकती है। और मैंने काफी तथ्य भी बता दिए हैं, वहां की भौगोलिक स्थिति भी बता दी है, पिछले आंकड़े भी बता दिए, और दर्शकों को काफी हद तक ये क्लियर हो ही गया होगा। सो दोस्तों, महाराष्ट्र के जो चुनाव है उनका परिणाम जो है 23 नवंबर यानी कि कल आ जाएगा, और कल सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। लेकिन हमारे डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा ने वहां जमीनी स्तर पर काम किया और लोगों से बातचीत करने के बाद आज एक एग्जिट पोल आप लोगों के सामने रखा, जिस एग्जिट पोल में कहीं ना कहीं महायुति जो है वो एक बार फिर से बहुमत की ओर जाती हुई नजर आती है। खैर, आने वाले समय में क्या होता है सब जानने के लिए देखते रहे अर्थ प्रकाश टीवी। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।